हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरयू। केमिस्ट्री से थोड़ा सा शुरू करते हैं। वैसे तो कम ही क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 30 क्वेश्चंस आपको आएंगे केमिस्ट्री से। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप नहीं आते हैं, लेकिन मतलब अगर आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज है केमिस्ट्री की, अगर आपने +1 +2 में जो है और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो आप मुझे लगता है कि आप अपनी उस जनरल नॉलेज से, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जीके, अगर आपका जनरल नॉलेज है केमिस्ट्री का उतना सा, तो चला जाएगा। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक है रिएक्टिविटी सीरीज और दूसरा है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से निकलती हैं। शुरू करेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज से। सीरीज है यानी कि एक क्रम होगा, एक ऑर्डर होगा जिसमें रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, यानी कि जो रिएक्ट करता ही नहीं है या बहुत कम उसकी रिएक्टिविटी है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही रिएक्ट करता है, उसको हम सबसे ज़्यादा लास्ट में रखेंगे। इसका कंपैरिजन करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रिएक्टिव होते हैं और उसके जो नीचे होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर लेस रिएक्टिव होते हैं, और कुछ कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होते हैं। ये शुरू होता है पोटेशियम से शुरू होता है, दैट इज के, फिर आता है हमारे पास Na, फिर आता है Ca, देन आता है Mg, देन आता है Al, देन आता है Zn, देन आता है Fe, देन आता है Ni, देन आता है Sn, देन आता है Pb। क्या क्या है ये? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Fe है ये, आयरन, निकल, टिन एंड लेड। ठीक है, ये इनकी रिएक्टिविटी है। इस तरह से ही आप इनको याद करेंगे तो बेटर रहेगा। KNaBa, BA भी आता है यहाँ, बेरियम, बेरियम वैसे हमारे काम का नहीं है। KNaCa लिख भी सकते हैं आप, बेरियम आता है यहाँ पे, इधर KNaCaMg, AlZnFe, NiSnPb। मैंने तो इस तरह से याद किया था, कोई निमोनिक्स नहीं बनाए थे। KNaCaMg, AlZnFe, NiSnPb, फिर आ जाता है H, फिर आते हैं हमारे पास Cu, देन आता है Hg, देन आता है Au, फिर आता है Pt। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्या आ गया हमारे पास? KNaCa, Mg, AlZn, Fe, NiSn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, सिल्वर रह गया यहाँ पे, Au एंड Pt, यानी क्या है ये? कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, देन गोल्ड एंड देन प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आना है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको कि आपको दिया होगा कि आपके पास ये एक रिएक्शन है, जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट करो। आपके पास ऑप्शन होंगे कि जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, एक ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन होगा कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा होगा कि Mg पॉजिटिव बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा। और एक फोर्थ होगा नन, कुछ इस तरह से दिया होगा। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये बेस्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है। अब टेट के पेपर तक, एक तो आपका टेट का पेपर क्लियर हो जाएगा और तब तक मैं भी माउस से लिखना जो है वो सीख लूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बेटर माई स्किल्स। वैसे तो बोर्ड पे मैं पढ़ा लेती, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहीं से पढ़ते हैं, इतना सा तो आ रहा होगा। मैं कह भी रही हूँ क्योंकि बोल भी रही हूँ ना मैं साथ साथ में, तो इस तरह से देखते जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे बेस्ड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? जहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ये कैसा है? एक मेटल है, इसने क्या करना है? इस वाले मेटल को डिस्प्लेस करना है और इसकी जगह पे जाके जुड़ना है। लेकिन ये ऐसा तभी कर पाएगा अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? Mg से। लेकिन हमारी सीरीज में क्या है? Mg ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक जो है इसके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई आपके पास। देन आता है हमारे पास
ओके, देन आता है हमारे पास नेक्स्ट कि सपोज कर लो आपको दिया हुआ है, चलो यहीं से देख लेते हैं। अरे यार, ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं जिंक सल्फेट ही दिया है प्लस आपको यहाँ पे दे रखा है Mg। इस तरह से अगर रिवर्स करके दे दिया है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में हमारे पास जिंक जो है वो डिस्प्लेस हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा आपके पास। ये किस तरह से आ सकता है, आपके पास जिंक दिया होगा और साथ में आपको क्या है FeSO4 दिया होगा और पूछा होगा कि बताओ क्या रिएक्शन होगा, तो क्या रिएक्शन होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इसको रिप्लेस कर देगा इस तरह से, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन जो है वो बाहर निकल जाएगी। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है रिएक्टिविटी सीरीज का, तो हम टिक लगाएंगे प्लेटिनम पे, और अगर लीस्ट रिएक्टिव पूछा जाएगा तो प्लेटिनम पे लगाएंगे, और अगर मोस्ट रिएक्टिव पूछा जाएगा तो हम किस पे लगाएंगे, पोटेशियम पे। तो हमारे पास प्लेटिनम जो है वो कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव आप ऐसे ही समझ लो, और ये कैसा है हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे रेडली जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इससे क्वेश्चन पक्का आता है 100%, 100 तो नहीं, 100 ज़्यादा हो गया, 90% चांसेस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से। मैंने जो टेट दिया था 2022 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली जून वाला हुआ था उसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो कैसे है, KNaCa MgAl Zn Fe Ni Sn Pb HCu Hg Au Pt। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एक ये, और दूसरा इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो आता है रेट कांस्टेंट। ये K जो है ये रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट पूछी जाती है हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना, पढ़ा है हमने। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये पूरा आपके पास एक लेसन है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस स्पीड से जो है हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। क्या स्पीड है जहाँ से A जो है, मान लो A जो है हमारे पास P में प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो उसका रेट होगा। जब भी रेट वर्ड आता है तो वो डिस्क्राइब करता है हमारे पास कि पर टाइम, मतलब पर सेकेंड, पर आवर जो है वो किस स्पीड से जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि कितना चेंज आया है और कितने टाइम में वो चेंज आया है। जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास A प्लस B जो हैं वो दो रिएक्टेंट थे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं C प्लस D में, तो मैं रेट इक्वेशन किस तरह से लिख सकती हूँ, रेट होता है मेरे पास माइनस DA, मैं बताती हूँ किस तरह से लिखूंगी, DA अपॉन DT दैट विल बी इक्वल टू माइनस dB upon dt that will be equal to plus dC upon dt and that will be equal to plus dd upon dt। ऑल राइट, यहाँ पे माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया डी ए और बी में, क्यों, क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है ना। जब ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है हमारे पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास बढ़ रही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे रेट की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी। इतना ही आएगा, आपको इससे ज्यादा नहीं आएगा, बहुत डीपली ब्रीफली नहीं पूछेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछा जाता है वो है रेट कांस्टेंट। तो एक तो बात आ गई, पहले रेट की यूनिट देखो क्या आएगी। तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन हम लेते हैं ना, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, आप मेरी सीरीज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है केमिस्ट्री करके, क्लास 11th और 12th की अलग से, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको जब सॉल्यूशंस पढ़ाए हैं वहाँ पे मैंने आपको कंसंट्रेशन की यूनिट्स निकालनी भी बताई थी, किस तरह से निकलती हैं। तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट की यूनिट हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों?
क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर होती है, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल डिजॉल्व्ड है ए के, वो है ए की यूनिट। कंसंट्रेशन क्या है ए की, कि 1 लीटर में कितने मोल्स जो है वो डिजॉल्व्ड है। ज्यादा ब्रीफली आपको पढ़ना है कि मोल्स क्या है तो आपको वो वीडियो जो है रेफर करनी पड़ेगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और यहाँ पे अपॉन dt, यानी कि स्मॉल टाइम में कितना a जो है वो कम हुआ, स्मॉल टाइम dt में कितना b कम हुआ, स्मॉल टाइम dt में कितना c बना और dt में कितना d बना। तो टाइम लिखा हुआ है, टाइम हमारे पास कितना है, डिनोमिनेटर में है तो पर सेकंड मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और वहीं पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो क्या है हमारे पास, मोल्स पर लीटर। अब हमने ये क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर दैट इज n। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, यहाँ पे n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, देन उसके बाद फर्दर जो है हायर ऑर्डर के भी रिएक्शंस होते हैं। लेकिन ये 3 जो है मेन जो हमने पढ़े हुए हैं अपनी +1 क्लास में, वो कौन से हैं, 0 ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। ऑलराइट, अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो हम किस चीज से हटाते हैं, हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट जो है हमें लगाना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं यहाँ पे मान लो k, और ये दोबारा आ गया हमारे पास a रेज़ टू द पावर n। ये k जो है हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसकी यूनिट आपसे पूछी जाएगी कि 0 ऑर्डर के केस में क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगी और सेकंड ऑर्डर के केस में क्या होगी। इनमें से एक आपके एग्जाम में जरूर आएगी, या तो 0 ऑर्डर की पूछी होगी या फिर फर्स्ट ऑर्डर की पूछी होगी या फिर कैसी हमारे पास सेकंड ऑर्डर की जो है वो पूछी हुई होगी। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। ये निकाल लिया हमने, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर n लिख लिया। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को, किससे, इक्वलिटी के साइन से, और उसको लगाने के लिए हमें, जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो उसकी जगह हमें क्या है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब जो है k यहाँ से आ जाएगा, k किसके बराबर आ जाएगा, रेट अपॉन a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब कौन सा है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, तो n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0। n की वैल्यू, ये क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बस कुछ नहीं है, हमने तो क्या वैल्यूज पुट करनी है, हमें पता है रेट की यूनिट अभी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, ए की यूनिट। ए मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं, मोल्स पर लीटर में लिखते हैं, लिख दिया मोल्स पर लीटर, लेकिन n भी तो है साथ में, और n क्या है, 0 है। आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये पूरी सारी वैल्यू कितनी हो गई, ये तो सारी 1 हो गई। तो k के यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि ये तो सारा 1 रह गया तो यूनिट तो यही बच गई हमारे पास। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास n की क्या वैल्यू होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो k की किस तरह से निकालेंगे हम, देखो रेट की यूनिट लिखो क्या है, साथ साथ में लिखते भी जाना, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन a की क्या यूनिट है, मोल पर लीटर, और n की क्या वैल्यू है, 1 है। तो ये मोल पर लीटर कैंसिल हो गए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होती है, पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी यही निकाल देते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए जो है n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 2। तो निकाल दो, k की वैल्यू किस तरह से आएगी, मोल
पर लीटर पर सेकेंड अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे मोल पर लीटर, और ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, 2 बार आ जाएगा। तो बताओ क्या यूनिट होगी इसकी, के की यूनिट होगी हमारे पास, बताएंगे क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोल 1 है, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 1 - 2 कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे लीटर्स कितना है, -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा, लीटर बचेगा सिर्फ। और सेकंड इनवर्स तो कटने के लिए है नहीं, सेकंड इनवर्स एज सच रहेगा, है ना। इतना तो पता है ना हमें कि ये देखो मोल है और मोल 1 है, और ऊपर जाके ये कैसा बन जा रहा है हमारे पास, मोल -2 है, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल करके हमारे पास मोल -1, है ना। बड़े से छोटा माइनस कर, छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं ना हम, तो -1 आ जाएगा। ऊपर कितना है हमारे पास, लीटर इनवर्स है, और नीचे से हमारे पास लीटर्स की यूनिट कैसी जा रही है, +2 जा रही है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लीटर और सेकंड इनवर्स एज सच रहेंगे। तो ये आ गई हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यूज। यही आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके ग्राफ्स होते हैं, लीनियर ग्राफ है, किस तरह से ग्राफ आएगा, इंटीग्रेशन वाला मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा। एक और चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो क्या है, वो ये है बहुत ज़रूरी कि आपसे पूछा जाएगा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जब रेंज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊंगी तो क्या होता है, तो रेट जो है हमारा डबल हो जाता है। रेट कैसा हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। बस इसका यही आंसर होता है कि जब भी 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यानी कि मैं जब 20 डिग्री सेल्सियस से मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे उस रिएक्शन को करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन का हो जाएगा मेरे पास, डबल हो जाएगा। ऑल राइट, ये आ गया हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यही मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। इसके अलावा जनरल सी बातें आपको याद रखनी है। देखो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, PV = nRT, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आइडियल गैस कब जो है वो डेविएट कर जाती है, तो डेविएट कब करती है, जब टेम्परेचर हम कैसे कर देते हैं, लो टेम्परेचर हो जाता है और हाई प्रेशर होता है, ये बात आपको याद रखनी होती है। फिर आपको याद रखना होता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये पूछ लिया जाएगा। या पूछा जाएगा कि आप इनमें से रेडियो एक्टिव कौन से हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा हाइड्रोजन, एक ऑप्शन होगा ड्यूटेरियम, एक ऑप्शन होगा ट्रिटियम, और एक होगा बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो आपके पास रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो आपको याद होनी ही चाहिए ना, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इन बातों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं एक तो, या फिर उसकी वैलेंसी क्या है वो हम जो है निकालना सीखेंगे, कि निकल की क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे कि इतना सा आया होता है आपको कि ब्यूट-3 आयन किस तरह से लिखेंगे, ब्यूट-2 इन किस तरह से लिखेंगे, ब्यूटानोल किस तरह से लिखेंगे, ब्यूटेन-2-ओल किस तरह से लिखेंगे। छोटे छोटे नेमिंग के रिएक्शंस आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स आ भी जाता है कई बार। एक बार बहुत पहले आया हुआ है, आई थिंक कैनी-ज़ेरो एंटी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जो है वो एल्डोल क्रॉस एल्डोल कुछ इस तरह से आया हुआ था, वो भी देख लेंगे। थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है वो, आपको यही पूछा जाएगा कि किन कंडीशंस में होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इतना सा पूछेंगे आपसे, बहुत प्रोडक्ट निकालने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऑल राइट, तो ये इसी के साथ जो है हमारी इसी के साथ जो है मैं ये वाली वीडियो जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको पढ़ना क्या है, और अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं जो है इसको इम्प्रूव कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं होल हार्टेडली, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।